यूट्यूब पे डाल दें। हाँ ग्रुप में, क्योंकि क्या पता वो किसी मजबूरी के तहत ना आ रहे हों। रमज़ान है ना, कुछ भी हो सकता है, मगर ताकि हमारी तरफ से कोई कोताही ना रहे। ओके सर। तो स्टार्ट करें। यस सर। चलो, कि वो टाइम कम है तो स्टार्ट करना बेहतर है। अच्छा, मिड कैसा था आप लोगों का? मिड टर्म कैसा? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जबरदस्त हो गया। बता दो गुजरा है। चलो, अच्छी बात है। अच्छा, आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है, इट्स द वेरी फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जो कि हमारा नया चैप्टर है। और मिड से पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि हम यहीं पे ब्रेक लगा लेते हैं और इंशाल्लाह फिर मिड के बाद हम नई ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे, एक नई मोटिवेशन स्कीम स्टार्ट करेंगे, जो कि ऑब्वियसली कम्प्लीटली डिफरेंट है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से। और बेटा उसका नाम है एंगल मॉड्यूलेशन। एंड दिस इज चैप्टर 5, ठीक है। चैप्टर 4 वाज होल अबाउट द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, नाउ चैप्टर 5 इज होल कंप्लीट अबाउट द एंगल मॉड्यूलेशन, ठीक है जी। बिफोर आई स्टार्ट के व्हाट इज़ एंगल मॉड्यूलेशन एंड उसके अंदर कौन सी सब ब्रांचेस हैं, जिसको शायद आप लोग पहले से जानते हो, एफएम मॉड्यूलेशन एंड पीएम मॉड्यूलेशन। उससे पहले मैंने आपको एक कहानी सुनानी है इसकी, कि हाउ इसकी बर्थ कैसे हुई थी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है क्लियर? यस सर। चलें, तो बेटा इसकी कहानी मैं कुछ यूँ स्टार्ट करता हूँ, प्लीज़ गौर से सुनिएगा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन दुनिया में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, ठीक है। उसके काफ़ी एप्लीकेशंस दुनिया में काम कर रहे थे, रेडियो की शक्ल में, मैसेज ट्रांसफ़र की शक्ल में, और मुख्तलिफ इंटरकॉम की शक्ल में, और मुख्तलिफ ज़राए में रेडियो बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कर रहा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन दुनिया में अच्छी तरह से चाहिए हुई थी, ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही थी। मगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो प्रॉब्लम था, जिसको बहुत सॉल्व करने की कोशिश की गई बेटा, वो था बैंडविड्थ, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ ज़्यादा खा रहा था, और 2B उसकी बैंडविड्थ हो जाया करती थी, अगर आप लोगों को याद हो। और उसमें ये प्रॉब्लम थी कि दोनों बैंड में एक ही इन्फॉर्मेशन हुआ करती थी, तो उसके मुख्तलिफ तरीके ईजाद हुए कि उसकी बैंडविड्थ को भाई कम किया जाए, कम किया जाए, कम किया जाए, ठीक है। तो बेटा एफएम मॉड्यूलेशन भी एक्चुअली उसी जिद्दोजहद का एक नतीजा था। एफएम मॉड्यूलेशन इस सोच पे इन्वेंट हुई थी कि भाई हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बैंडविड्थ को कम कर लें। मेरी बात ज़रा गौर से सुनो। उनका इरादा ये नहीं था कि हम कोई नई मॉड्यूलेशन स्कीम इन्वेंट करने वाले हैं, ठीक है, और जो कि इतनी अच्छी हो जाएगी, या पता नहीं अच्छी होगी कि नहीं होगी, जो कि एएम को शायद पीछे छोड़ दे। उनका सिर्फ जो सोच था, वो सोच क्या थी बेटा, कि भाई उसकी बैंडविड्थ को कम कर लें, किसी तरीके से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बैंडविड्थ को कम कर लें। तो एक सोच आई कि इंस्टेड ऑफ के मैसेज सिग्नल को आप एम्पलीट्यूड में छुपाओ, वाई नॉट कि आप मैसेज सिग्नल को कैरियर के थीटा में छुपा दो, उसके एंगल में छुपा दो, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो ये सोच आई भाई कि इससे ये होगा कि कैरियर की जो है वो एम्पलीट्यूड कम या ज़्यादा होने के बजाय उसके एंगल में ऐसे सिग्नल छुपा देते हैं, और उससे होगा ये कि हमारी बैंडविड्थ जो है वो काफ़ी बच जाएगी, और बचत हो जाएगी, ठीक है। इस सोच से बेटा फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन को
को ईजाद हुई, यानी कि इसकी इन्वेंशन इस सोच से हुई। मगर जब ये मॉड्यूलेशन स्कीम बाद में बेटा जब मेच्योर हुई, ठीक है, और इस पर मज़ीद रिसर्च हुई, तो पता लगा कि भाई ये तो उल्टा पड़ गया। एफएम मॉड्यूलेशन की जो बैंडविड्थ है वो कई गुना ज़्यादा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से। वो बहुत ज़्यादा थी, उसकी जो बैंडविड्थ है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से बहुत ज़्यादा थी। तो जो सोच थी वो उल्टा पड़ गया, यानी कि जो उनका था कि भाई हम एम्पलीट्यूड कम, वो बैंडविड्थ कम करने जा रहे हैं, वो बैंडविड्थ ज़्यादा हो गई थी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। मगर फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की कुछ और इतनी अच्छी खसूसियात थी कि उसने फिर भी अपना लोहा मनवाया, और बैंडविड्थ ज़्यादा होने के बावजूद उसने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को टफ टाइम देना शुरू किया, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जगह एफएम ने बना ली काफ़ी एप्लीकेशंस में। ये नहीं कि हर जगह इनको ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं है, मगर काफ़ी जगहों पे, कम्युनिकेशन की काफ़ी जगहों पे एफएम ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को पीछे छोड़ दिया। हालांकि मैं दोबारा वही बात करूँ, हालांकि फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बैंडविड्थ ज़्यादा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से, वो बात गलत थी जो शुरू से इन्वेंशन हुई। ठीक है जी, इंशाल्लाह हम इसका जब बैंडविड्थ एनालिसिस करेंगे आगे जाके चैप्टर 5 में, तो आप लोग देखेंगे कि इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी। और जब हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बैंडविड्थ एनालिसिस की थी, तो वो आप लोगों को अच्छी तरह याद होना चाहिए। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बैंडविड्थ कितनी होती है, कौन बताएगा कितनी होती है जी बैंडविड्थ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बैंडविड्थ पूछ रहा हूँ, जो पढ़ के आ चुके हो, मिड टर्म दे चुके हो। यार आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? मैं कहाँ लगा हूँ? हेलो, सर 550 से 1720 है। क्या कह रहे हो बेटा? सर जी उसकी जो रेंज है वो 550 से 1720 तक है। 1720 नहीं किलो। बैंडविड्थ पूछ रहा हूँ भाई, बैंडविड्थ सर जी उसकी 10 किलो हर्ट्ज होती है। हैं या भाई जमशेद, वो भी सर या तुम्हें सर बहुत बड़ा 5 रोजा से लगा 10 हुआ है होती है। यार। ये कौन बोला टू बी? शाबाश यार, शुक्र है कुछ पढ़े लिखे लोग भी आ जाते हैं। कौन बोला? कौन बोला यार टू बी? सर मैं अली बिन सजाद। अली कौन? अली अली बिन सजाद। अली बिन सजाद। और यार टू बी होती है यार, खुदा के बंदो, क्या कोई 10 किलो, कोई 500, पता नहीं क्या, कैसी बातें कर रहे हो यार, भूल गए हो? टू बी होती है यार बैंडविड्थ। बी जितनी भी हुई वो तो हमें क्या, मगर उसकी जो जनरल बैंडविड्थ है वो टू बी है ना। ये किसने आप लोगों को बताया हुआ है 500 और ये 10 किलो और ये क्या क्या कर रहे हो? टू बी उसकी बैंडविड्थ होती है मेरे भाई। वेरी गुड अली, शाबाश। तो चले अब हम बेटा एंगल मॉड्यूलेशन को देखते हैं। ठीक है, ये बेटा स्लाइड आपको नजर आ रही है बेटा, मूव हो रही है ना? ये हेलो, सर मूव मूव हो रही है। हो रही है सर जी, मूव हो रही है। हाँ हाँ, देखें बेटा, ये एक मैसेज सिग्नल है जो कि सिंपल एक साइन वेव है, ठीक है, और कैरियर भी आपको ऑब्वियसली साइन वेव होती है। तो ये बेटा जब आपने इन दोनों को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, तो उसके नतीजे में ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनता है। ऐसे ही है ना, जिसपे ऊपर की तरफ एम ऑफ टी फ्लोट करता है, नीचे माइनस एम ऑफ टी फ्लोट करता है, और इस तरह एक आपके पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन जाता है। ठीक है, अब बेटा फेज मॉड्यूलेशन में आ जाओ और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आ जाओ। यही मैसेज सिग्नल है, यही कैरियर है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है बेटा कि इस कैरियर की फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू दिस कैरियर, इस मैसेज सिग्नल। ठीक है, जब इस मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ये देखिए आप यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और जब इसकी एम्पलीट्यूड कम होने लगेगी तो इसकी बेटा फ्रीक्वेंसी कम होने लग जाएगी। ठीक है, और जब इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए माइनस में चली जाएगी तो फ्रीक्वेंसी लोएस्ट हो जाएगी, और जब फ्रीक्वेंसी दोबारा ऊपर बढ़ने लगेगी बेटा तो दोबारा इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने लग जाएगी। तो
FM मॉड्यूलेटेड सिग्नल में क्या होता है कि कैरियर की फ्रीक्वेंसी बेटा लीनियरली वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल। जैसे जैसे मैसेज सिग्नल में चेंजेस आती हैं उस हिसाब से कैरियर की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आती हैं। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा कि इस FM की एम्पलीट्यूड कभी चेंज नहीं होगी। देखिए एम्पलीट्यूड विल रिमेन कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड विल रिमेन कांस्टेंट। जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी और फेज कांस्टेंट था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। देखिए एम्पलीट्यूड बिल्कुल वेरी नहीं कर रही है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। ठीक है बेटा। अच्छा, PM जो है फेज मॉड्यूलेशन जो है बेटा, फेज मॉड्यूलेशन में भी अगर आप इन फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल को देखो और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को देखो तो आंखों से देखते हुए इस दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आता, दोनों देखने में एक ही जैसे लगते हैं। अगर किसी ऑसिलोस्कोप पे दोनों से कोई एक सिग्नल प्लॉट हुआ हो, फेज मॉड्यूलेटेड या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, तो आप सिर्फ देख के ये नहीं बता सकते कि ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है या फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। नेकेड आई से कभी भी पता नहीं लग सकता कि ये कौन सी मॉड्यूलेशन स्कीम है। दोनों बेटा देखने में एक ही जैसी लगती है। ठीक है, तो इसलिए उसको बेटा एक ही कैटेगरी में डाल दिया गया है और इन दोनों को नाम दे दिया गया है एंगल मॉड्यूलेशन का। ठीक है, इन दोनों को PM और FM को एक ही कैटेगरी में डाल दिया गया है और उनको नाम दे दिया गया है एंगल मॉड्यूलेशन को, क्योंकि देखने से बज़ाहिर कोई फर्क नहीं लगता। आप देख सकते हैं कि कोई इतना खास फर्क नहीं है। फर्क क्या होता है बेटा, जो कि मेन फर्क है कि FM में इसकी मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड के साथ फ्रीक्वेंसी वेरिएशन ज़्यादा कम होती है। PM में क्या होता है, PM में बेटा जो ये जीरो क्रॉसिंग होती है ना मैसेज सिग्नल की, जो यहाँ पे देखिए जीरो क्रॉसिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे जीरो क्रॉसिंग का वर्ड समझते हो, एक मिनट में प्लॉट कर लेता हूँ। जीरो क्रॉसिंग समझते हो ना, ये बेटा ये जीरो क्रॉसिंग के पॉइंट्स है ना, जहाँ पे ये देखिए मैसेज सिग्नल जीरो को टच कर रहा है, जहाँ जीरो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, जीरो है ना ये एक्स एक्सिस, इसको जीरो क्रॉसिंग बोलते हैं बेटा। तो PM के केस में जहाँ पे जीरो क्रॉसिंग होगी बेटा, वहां पे बेटा ये बना आपको ये फ्रिक्वेंसी का चेंज नजर आएगा, आपको शिफ्ट आपको नजर आएगा। एक किस्म का फ्रिक्वेंसी का चेंज तो नहीं है वो, मगर फ्रिक्वेंसी का चेंज क्या है लो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि देखने में कोई फर्क नजर नहीं आता। आपको इक्वेशंस में इसकी बैकग्राउंड में फर्क नजर आएगी, मगर यहाँ देखने में आपको फर्क नजर नहीं आएगा। ठीक है, देखने में फर्क तब तक नजर नहीं आएगा बेटा जब आपका मैसेज सिग्नल कंटिन्यूस इन नेचर हो। कौन सी नेचर हो बेटा, कंटिन्यूस नेचर। जब आपके मैसेज सिग्नल ऐसा हो जाए जिसमें एकदम से डिसकंटिन्यूटी आने लग जाए, जिसमें क्या आने लग जाए, एकदम से डिसकंटिन्यूटी आने लग जाए। वो कौन कौन से मैसेजेस होते हैं जिसमें एकदम से डिसकंटिन्यूटी आती हैं, जी बताएं। स्क्वायर वेव। क्या स्क्वायर वेव ऐसा मैसेज सिग्नल नहीं है जिसमें एकदम से डिसकंटिन्यूटी आती है। ये देखें जीरो, एकदम जीरो, फिर डिसकंटिन्यूटी आ रही है ना इस मैसेज सिग्नल में। यस सर, जीरो से डायरेक्ट वन, वन से डायरेक्ट जीरो, बीच वाली टर्म्स मिस हो जाती हैं। डायरेक्ट जीरो कंटिन्यूटी आए एकदम से, उसमें वाजिया फर्क नजर आता है FM और PM। फिर आंखों से भी पता लगता है, फिर आप देख के ही बता सकते हो कि कौन सा FM है कौन सा PM है। मगर जब तक मैसेज सिग्नल कंटिन्यूस सिग्नल रहे जिसमें डिसकंटिन्यूटीज ना लाए, जैसे फॉर एग्जांपल कॉज या साइन या इस तरह के सिग्नल, ठीक है, तो उसमें बेटा कोई फर्क पता नहीं लगता, दे बोथ लुक सेम। ठीक हो गया जी, बात समझ आ गई है कहानी। क्लियर बेटा। आगे जाके ये हमने सारा करना है, बस यहाँ पे सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों का, एक दिमाग में पिक्चर बना रहा हूँ कि ये दोनों में फर्क क्या है क्या नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। ये देखिए ये एक FM मॉड्यूलेटेड सिग्नल दिखाया गया है सिंगल टोन मैसेज सिग्नल के साथ। तो ये वही बात की जो कि भी मैंने पहले की है कि जब मैसेज सिग्नल का देखें एम्पलीट्यूड होगी, जब मिनिमम होगी इसमें एम्पलीट्यूड, यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये बात ठीक है। माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दो, माइक
माइक ऑफ कर दें बेटा प्लीज। चलें, शाबाश। तो अब एंगल मॉड्यूलेशन क्या है भाई? एंगल मॉड्यूलेशन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे कि वी कैन सी द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन यानी कि मैसेज सिग्नल बाय वेरिंग द एंगल ऑफ द कैरियर। ठीक है जी, बात खत्म हो गई एम्पलीट्यूड के साथ। पहले हम मैसेज सिग्नल को एम्पलीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर लिया करते थे, याद है ना आप लोगों को? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का क्या होता था? सिंपल सी इक्वेशन थी, बस m ऑफ t को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन याद है ना, डायरेक्ट कॉस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कॉस के एम्पलीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही करते थे ना, करते थे या नहीं करते थे बताओ? हेलो जवानों, मुझे पता है आप लोगों का रोजा है, मगर थोड़ा बहुत बोल लो यार। जी सर जी, cos के साथ मल्टीप्लाई करवाते थे m ऑफ उसके t को। एम्पलीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है जी। यस सर। अब क्या होगा कि अब नहीं, अब हम इसके एम्पलीट्यूड के साथ मैसेज सिग्नल को नहीं बल्कि अब हम क्या करेंगे, इस थीटे में छुपाएंगे, इधर छुपाएंगे मैसेज सिग्नल को। ठीक है बेटा? तो जब हम इस मैसेज सिग्नल को इस थीटे में इनकॉर्पोरेट कर दें तो ये बेटा इस स्कीम को नाम दे दिया जाता है, इस टेक्निक को नाम दे दिया जाता है एंगल एंगल मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन। ठीक है बेटा? और एंगल मॉड्यूलेशन की फिर आगे दो टाइप्स हैं, एक को बेटा हम नाम देते हैं फेज मॉड्यूलेशन का, और एक को हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। ठीक है जी, दोनों आगे जाके देखते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है। बेटा सबसे पहले हम पढ़ते हैं फेज मॉड्यूलेशन की, फेज मॉड्यूलेशन क्या है। ठीक है जी, तो नाम से पता लग रहा है बेटा कि इस वाली मॉड्यूलेशन स्कीम में हम क्या करेंगे कि भाई हम फेज को लीनियरली वेरी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल। किसको वेरी करेंगे? फेज को वेरी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल। अब मुझे बताओ कि जब अगर मैं यहाँ लिखूं कॉज, ये देखें यहाँ पे मैं कैरियर क्या होता है? कैरियर कॉज होता है ना, कॉज ओमेगा सी टी। एक कॉस को इसी तरह लिखते हो ना बेटा, प्लस क्या होता है? प्लस क्या होता है? फेज होता है ना, याद है प्लस आप फेज लोगों एंगल, को? फेज फेज एंगल एंगल होता होता है है सर जी। ना, एग्जैक्टली। तो बेटा अब हम पीएम में क्या करेंगे, फेज मॉड्यूलेशन में क्या करेंगे कि हम फेज को वेरी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल। ठीक है? तो यहाँ लिखा हुआ है कि इन पीएम द एंगल इज वेरीड लीनियरली विद द मैसेज सिग्नल। तो देखें बेटा यहाँ पे फेज ओमेगा सी टी थीटा है ना, ये सारा का सारा इक्वल क्या है? ये सारा का सारा थीटा है ना। तो थीटा किसके बराबर हो गया है? थीटा बराबर हो गया है कॉस का ओमेगा सी टी उसी तरह रहेगा प्लस, अब फेज की जगह देखिए हम क्या लिख रहे हैं, प्लस के पी इंटू एम ऑफ टी मैसेज सिग्नल। तो यू कैन सी डेट बेटा कि हियर यहाँ क्या आपको नहीं लग रहा कि फेज वेरी हो रहा है मैसेज सिग्नल के साथ? जैसे जैसे ये मैसेज सिग्नल अपने आप को वेरी करेगा तो ये फेज वेरी करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा जी? जी सर, वेरी करेगा। वेरी करेगा बेटा। तो दिस थिंग्स लीड्स टू द फेज मॉड्यूलेशन इन वेरी सिंपल बेटा, वेरी सिंपल। दिस थिंग लीड टू द फेज मॉड्यूलेशन। केपी क्या चीज है बेटा? केपी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। केपी फेज मॉड्यूलेशन की कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। यही के जो था ना, जो शुरू में एफएम पहले इजाद हुई थी ना, तो यही के जो था ना कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का, वो लोग सोच रहे थे कि अगर हम इस के की वैल्यू को स्मॉल ले लेंगे ना तो के एम की कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो जाएगी, बैंडविड्थ कम हो जाएगी। तो इन चक्रों में थे। तो ये के वो वाला के है, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस के से हम बहुत सी चीजें कंट्रोल करते हैं। ठीक है बेटा? तो दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो विच इज मल्टीप्लाइड विद द मैसेज सिग्नल। तो अब जब हम इस थीटा को कैरियर में पुट कर देंगे बेटा, इस कॉस में पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास देखें बेटा इक्वेशन बन गई है फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल की। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। आसान है ना बेटा? विच इज नथिंग बट अगेन अ कॉज। कॉज में क्या है भाई? कॉस ओमेगा सी टी प्लस के पी एम ऑफ टी। देख रहे हैं आप लोग?
यस सर। एनी प्रॉब्लम इन दिस इक्वेशन बेटा? दिस इज द, यहाँ पे मैं फेज मॉड्यूलेशन को खत्म कर रहा हूँ। देखिए फेज मॉड्यूलेशन इतनी आसान है, बस दिस इज द फेज मॉड्यूलेशन, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फेज मॉड्यूलेशन। व्हाट जी सर, कॉज समझ ऑफ, आ रहा जैसे आपके पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन थी m ऑफ t इंटू कॉज ऑफ 2 पाई fct करते थे ना, इसी तरह जी फेज सर। मॉड्यूलेशन की बेटा ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है, व्हिच इज cos of omega ct plus kp m of t, and again kp is what, it is the constant of proportionality। इसकी वैल्यू को हम कम या ज्यादा करके वो बाद में, अभी बाद में आएंगे, ठीक है बेटा? अभी हम k को नहीं छोड़ेंगे, बाद में k पे बाद में आएंगे कि क्या k का क्या फैक्टर होगा, k को कम या ज्यादा करने से क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है जी? तो एनी प्रॉब्लम बेटा इन दिस स्लाइड, एनी प्रॉब्लम बेटा इन फेज मॉड्यूलेशन? नो सर। ठीक है जी, क्लियर है बेटा? दैट्स गुड। यस सर, क्लियर है। अब बेटा एफएम मॉड्यूलेशन में और फेज मॉड्यूलेशन में, दोनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। प्लीज इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। अब वो कॉन्सेप्ट है जी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का। अब इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है जी? नाम से पता लग रहा है, आप काफी लोग बता दोगे तो कई मारो आप लोगों को तो कटीक होगा, नाम से पता लग रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। किसी भी एक कोई खास एक पॉइंट पे, खास इंस्टेंट पे, खास इंस्टेंट पे हम इंस्टेंट पे, फ्रीक्वेंसी कोई खास टाइम पे, वेरी गुड, शाबाश। तो यानी कि अगर ये पीएम है या ये एफएम है, ठीक है, तो किसी भी खास इंस्टेंट पे कि इस टाइम इसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, वो क्या है, यानी कि ठीक है। अब देखें इस जगह पे, देखो इस जगह पे जहाँ पे मैं ये कर्सर मूव कर रहा हूँ, तो इस जगह पे बेटा इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बहुत हाई होगी। इस जगह पे अगर मैं इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी मालूम करूं तो इस जगह पे फ्रीक्वेंसी कम होगी, ऐसा ही है ना? यस सर। तो इसलिए बेटा ये इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दोनों में। और जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का बेटा हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, वो ये आपके पास टेबल में आ गया है, ये आ गया है, विच इज नथिंग कि बेटा क्या है इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, कि हम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं by just derivating the theta of that carrier। ठीक है जी, थीटा क्या है? थीटा भी आप लोगों ने ये थीटा बेटा, by derivating the theta of the carrier। जब आप इस थीटा का डेरिवेटिव निकाल लोगे तो बेटा आपको क्या मिल जाएगी? आपको इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ठीक है? तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का जनरलाइज फार्मूला। ये है हमारे पास बेटा कि ओमेगा, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी को ओमेगा में दिखा रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में दिखा रहा है, ठीक है? मुझे पता है आप लोग एफ में आदि हो और मगर यहाँ पे ओमेगा में है, मगर इस बुक में तो थोड़ा सा इशू मेरे ख्याल में आगे जाके दोबारा एफ में हो जाता है। तो खैर कंफ्यूज ना होना, कोई एक ही बात है, बस यही समझ लो, ठीक है? तो 2 पाई का फर्क आ जाएगा, बस ये फर्क आएगा एफ में और ओमेगा में। तो बेटा ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया। इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? इट इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज्ड एंगल, ठीक है जी? तो द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसे निकालेंगे? फेज मॉड्यूलेटेड के थीटे को डेरिवेट कर लो विद रिस्पेक्ट टू टी। तो फेज मॉड्यूलेटेड का थीटा क्या था? ये पीछे ये ओमेगा सी टी प्लस के पी एम ऑफ टी। तो इसको डेरिवेट करो ना बेटा विद रिस्पेक्ट टू टी, पीछे क्या रह जाएगा? कोई बताएगा? डोर ओपन कर, बताएं जी क्या आ जाएगा बेटा? सर ये जो हम थीटा एमपी वाली इक्वेशन को जब डेरिवेट करेंगे, कोस का हाँ, डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन, और माइनस इसका साइन? एंगल बिल्कुल सेम हो जाएगा। यार नहीं यार, derivative। इस थीटा को सिर्फ डेरिवेट करो। ये जो इसको थीटा डेरिवेट है, करना है तो मेरे ओमेगा भाई सी फार्मूले में ठीक देखो, ठीक। फार्मूले में क्या था? फार्मूले में सिर्फ थीटा को डेरिवेट करना है, थीटा डी बाई डी टी थीटा। तो थीटा क्या चीज है भाई? थीटा तो सिर्फ ये है ना, उसमें कॉस नहीं आता। सर फिर इसमें ओमेगा सी बनेगा प्लस हाँ, के पी कांस्टेंट है जी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है जी, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और फिर डेरिवेटिव ऑफ एम ऑफ टी हो जाएगा। एम ऑफ टी आ जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। तो यही आ गया ना जो आपने बोला है, देखिए
ओमेगा सी प्लस के पी एम, डेरिवेटिव को उन्होंने डॉट से स्टोर कर दिया है, विच इज द डेरिवेटिव ऑफ मैसेज सिग्नल। आ गई बेटा बात समझ अब आप लोगों को हैं जी सर। कि इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है। तो जी सर, ये आगे बेटा समझ। अब आप, हाँ ये नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ बेटा के वो हो क्या कहते हैं इसको, इन केस ऑफ फेज मॉड्यूलेटेड। ठीक है, फेज मॉड्यूलेटेड की जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है वो बेटा उसकी इक्वेशन आपके पास आ गई। ये इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल की। ठीक है जी, समझ आ गई बेटा, फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल की ये आपके पास इक्वेशन आ गई, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी की आ गई। ठीक है जी, और याद करने की जरूरत ही नहीं है ना, बस सिर्फ थीटा को डेरिवेट कर लो तो आ जाएगी, सिंपल इज डैट। तो इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अब बेटा ये इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी तो आ गई, ठीक है, बहुत ही समझ आ गया। एक प्रॉब्लम आ रही है भाई, और प्रॉब्लम आपको मैंने स्लाइड में लिख भी दिया, तो प्रॉब्लम तो खैर आप लोगों ने पढ़ ही ली है। क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या प्रॉब्लम है, पढ़ लिया आप लोगों ने। फेज मॉड्यूलेशन में एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्या है प्रॉब्लम है जी, बताएं। बेटा फेज प्रॉब्लम ये मॉड्यूलेशन, सामने फेज मॉड्यूलेशन, डिसकंटिन्यूअस। हाँ फेज changes in मॉड्यूलेटेड सिग्नल में बेटा जब ऐसा मैसेज सिग्नल आ जाए जिसमें एब्रप्ट चेंजेस हों या जिसमें शार्प डिसकंटिन्यूटीज हों तो बेटा प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। फॉर एग्जांपल ये नीचे मैंने एक सिग्नल बनाया हुआ है, ये देख लीजिए आप, ये स्क्वायर वेव बनाया हुआ है, नजर आ रहा है ना आप लोगों को। अगर यस सर, स्क्वायर वेव हो गया, फॉर एग्जांपल स्क्वायर वेव हो तो गया, इसका एम ऑफ कोई टी एंगल कंसिडर करो कि फिर स्क्वायर वेव हो गया, तो जब आप इसकी अब इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको स्क्वायर वेव का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ऐसा ही है ना जी। यस सर। तो स्क्वायर वेव का डेरिवेटिव क्या होता है? सर जी अगर तो वो 1 शाबाश होगा मेरे तो वो 0 हो जाएगा। शाबाश मेरे चीतो, स्क्वायर वेव का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 ही एनीवन। होगा सर जी, कांस्टेंट होगा ना, 1 होगा या 0 होगा, तो इसका 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 ही होता है। तो आप क्या समझते हो कि बस सारा का सारा जीरो हो जाएगा? तो मेरे ख्याल में तो यही होना चाहिए अगर नो ये सर। और जी जमशेद से कोई इख्तिलाफ रखता है? जमशेद कहता है सारा जीरो हो जाएगा, कहता है सर कांस्टेंट है वो, उसकी स्क्वायर वेव की एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, बात उसकी ठीक है, कांस्टेंट ही है, 1 या -1 है या 1 या 0 है। तो वो कहता है कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, तो यू वुड गेट 0। कोई इख्तिलाफ राय का नोट लिखवाना चाहता हो? है जी, है जी, प्लीज बताएं। बेटा वैसे मैंने आपको अभी तक सिग्नल का डेरिवेटिव लेना नहीं सिखाया है? हेलो, हेलो भाई, क्या मैंने आप लोग को डेरिवेटिव लेना नहीं सिखाया? नहीं सिखाया तो बोल दो ना यार, सिखा देता हूँ, चुप सर क्यों हो? सिखा दे। सर वैसे इसमें तो हमें 2 स्पाइक्स मिलेंगे ना, एक तो प्लस की एक माइनस की। हाँ हाँ हाँ, स्पाइक मिलेगी, स्पाइक मतलब इम्पल्स मिलेगी, इम्पल्स मिलेगी ना, क्यों मिलेगी पता है किसी को? सर ये +1 और -1 में हो रहा है ना इसमें। होता क्या है बेटा, देखें डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डेरिवेटिव निकालना कौन सा मुश्किल है भाई। डेरिवेटिव कैसे निकलता है? डेरिवेटिव का फार्मूला हर किसी को पता है, क्या है भाई, m इज इक्वल टू स्लोप कहते हैं ना डेरिवेटिव को बेटा, yes यार sir. स्लोप कहते हैं ना। तो इट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट y2, अगर मैथ्स याद हो, कैलकुलस याद हो किसी को, Minus y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x. x2 माइनस x1 इनटू t, यही था ना?
यार बताओ यही है क्या, यही फॉर्मूला है ना, मैं गलत तो नहीं लिख रहा? यही है ना? तो बेटा देखें बहुत ही आसान है, इसमें देखें इधर से लेके इधर का देखो, इस सिग्नल को देखो, तो ये सिग्नल क्या है, कंटिन्यूस नंबर है ना, कोई 1 होगा 2 होगा, जो भी एम्पलीट्यूड हुई इसकी। तो जैसे जमशेद ने बोला कि जब आप किसी भी कंटिन्यूस नंबर का डेरिवेटिव लेते हो तो यू गेट व्हाट, 0 मिलेगा ना, ऐसे ही है ना बेटा? तो यहां से लेके यहां तक जब आप इस सिग्नल का डेरिवेटिव लोगे तो आपको 0 ही मिलेगा। उसने बिल्कुल ठीक बोला, ठीक है बेटा। मगर यहाँ पे बेटा जहाँ पे सिग्नल में एब्रप्ट चेंज आती है, जहाँ पे सिग्नल में क्या आता है, एब्रप्ट चेंज आती है बेटा, तो वहाँ पे जब भी आप ऐसे सिग्नल का डेरिवेटिव लेते हो बेटा, आपको एक इम्पल्स मिलती है। वो इम्पल्स क्यों मिलती है बेटा? वो इम्पल्स इसलिए मिलती है, और इस इम्पल्स को निकालने का तरीका क्या है बेटा, कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो इस सिग्नल की इनिशियल फाइनल वैल्यू क्या है, ये सिग्नल इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, देखें मेरी बात गौर से सुनिए, ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो ये इसकी फाइनल वैल्यू है ना। फॉर एग्जाम्पल ये 1 थी, ये -1 थी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 1 माइनस -1 क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। तो बेटा इस पॉइंट पे आपको इम्पल्स मिल जाएगी ऑफ एम्पलीट्यूड 2। फिर क्या होगा, फिर यहां से लेके यहां तक कुछ नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर यहाँ पे देखो एक दोबारा एक अब्रप्ट चेंज आ गई है। अब अब्रप्ट चेंज कहां से कहां आ गई है, ऊपर से लेके नीचे तक। अब इसकी फाइनल वैल्यू क्या है बेटा, फाइनल वैल्यू का क्या है, यहाँ इस जगह पे फाइनल वैल्यू क्या है, -1 है ना। इस सिग्नल की फाइनल वैल्यू क्या है भाई, देख नहीं रहे, -1 है ना। यस सर। सर -1 क्या बन जाएगा, -2। तो आपको -2 बेटा यहाँ पे इम्पल्स मिल जाएगी ऑफ -2 एम्पलीट्यूड। सिमिलरली बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक अगेन कांस्टेंट, तो 0 मिलेगा। यहाँ पे जब आ जाओगे तो दोबारा आपको क्या मिल जाएगी, इम्पल्स मिल जाएगी ऑफ एम्पलीट्यूड 2। ऐसा ही है। यस सर। वो माइनस हम क्यों कर रहे हैं भाई, वो फाइनल वैल्यू को माइनस इनिशियल वैल्यू को, वाई एक्सिस को, एक्चुअली हम स्लोप निकाल रहे हैं। अब आई समझ आपको बेटा, वो स्लोप निकाल रहे हैं ना, ठीक है, समझ रही हो मेरे बात को, समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। जी जी। तो बेटा जब आपने इस सिग्नल का डेरिवेटिव ले लिया तो आपको क्या मिल गया, आपको इम्पल्सिस मिल गए, और इम्पल्सिस किस पॉइंट पे मिले, आपको इम्पल्सिस उस पॉइंट पे मिले जहां पे सिग्नल में अब्रप्ट चेंज आती है। तो डेरिवेशन की तो ये डेफिनेशन है बेटा, आपने अंग्रेजी की बहुत डेफिनेशन याद की होंगी कि डेरिवेटिव इज नथिंग बट इट डिफाइन द रेट ऑफ चेंज, बचपन में पढ़ा था ना ये। तो यस जहां पे सिग्नल में चेंज आएगा, ये देखिए सिग्नल सीधा जा रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा, मगर जहां पे सिग्नल में चेंज आएगा, ये एकदम से चेंज आएगा, वहां पे बेटा आपको डेरिवेटिव क्या दे देगा, उसको इंडिकेट कर देगा कि भाई चेंज आ गई है, और चेंज आई है इतने एम्पलीट्यूड की, 2 की, -2 की। समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। तो अच्छा सर, ये जो सिग्नल आपने बनाया है इसमें 4 इम्पल्सेस आएंगे ना, फिर 1 2 हाँ 3 हाँ, और 4। जितनी भी डिसकंटिन्यूटीज हुई उतनी इम्पल्सेस आ जाएंगी, और इम्पल्स की डायरेक्शन शो करेगी कि किस तरफ चेंज आ रहा है, ठीक है। इम्पल्स या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है जी। तो यस सर। बेटा दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेरिवेटिव, कि डेरिवेटिव हमेशा क्या करता है, आपको चेंज बताता है, किसी भी चीज में चेंज बताता है, भाई तुम में चेंज आ रहा है, x इज इक्वल टू, यानी या जैसे भी यहाँ पे आपने किया कि ओमेगा सी टी का डेरिवेटिव ओमेगा सी, एक्चुअली ये चेंज को पकड़ता है, ठीक है बेटा। तो अब बात पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई, हम तो सिग्नल के डेरिवेटिव ही निकालने लग गए। बेटा प्रॉब्लम ये होती है कि जब अब आपके पास देखें, जब इस तरह का सिग्नल आ जाए जिसमें शार्प डिसकंटिन्यूटीज हों, और जब आप फिर उसका डेरिवेटिव निकालें, तो बेटा आपको इस तरह की इम्पल्सें मिल जाती हैं। जब आपको बेटा इस तरह की इम्पल्सें मिल जाती है ना, वहाँ होती है प्रॉब्लम फेज मॉड्यूलेशन में बेटा, ठीक है बेटा। क्या प्रॉब्लम होती है ये भी आगे जाके आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा, ये बात अब दिमाग में रखना,
क्लियर हो गई आपको? ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? फेज मॉड्यूलेशन में प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जब मैसेज सिग्नल किस नेचर का हो? डिसकंटिन्यूस इन नेचर हो। क्या प्रॉब्लम आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। वहां फिर आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये फेज मॉड्यूलेशन है। तब तक पता नहीं लगेगा कि ये फेज मॉड्यूलेशन है जब तक मैसेज सिग्नल लीनियर इन नेचर हो। जैसे ही मैसेज सिग्नल में डिसकंटिन्यूटीज आएंगी, प्रॉब्लम। अब पता लग रहा है कि प्रॉब्लम क्यों आती है। प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि उस मैसेज सिग्नल का जब डेरिवेटिव लेते हैं ना, तब मसला बन जाता है। वो डेरिवेटिव इस नेचर का बन जाता है, इंपल्सिस बन जाती हैं। गॉट द पॉइंट और नॉट? Yes, sir. यस सर। जी, ये बात मैंने बस आपको बेटा ये मैसेज पहुंचाना था। मैंने कहा ये ना हो आप लोगों को समझ ही ना आए। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही है यार। आगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है वो कल पढ़ लेते हैं, क्या ख्याल है? ओके सर, ठीक है। वो रमज़ान भी है बेटा, फिर आप लोग को आएंगी तरह ठीक होगा। प्लीज़ कल ये रिवाइज करके आ जाएगा। थोड़ा सा ही पढ़ा है हमने, मगर मेरी इमरान से कमिटमेंट थी कि मैं रमज़ान में बहुत बड़ी क्लास नहीं लूँगा। मैक्सिमम बस इतनी 35-30 मिनट की, ज़्यादा नहीं लूँगा। तो इंशाल्लाह कल फिर इसको आगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन देखते हैं। ठीक है जी? ओके सर, थैंक यू। ओके सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।